दोस्तों, एक नया दिन और एक और गवर्नर अपनी स्पीच दिए बिना ही असेंबली से वॉकआउट कर गए। इस बार कर्नाटक में जरा ये विजुअल्स देखिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। रीजंस बिल्कुल साफ थे। सिद्धरामैया की कर्नाटक सरकार ने गवर्नर के एड्रेस को एक भाषण की जगह एक पॉलिटिकल पैम्फलेट बना दिया। स्पीच के अंदर फैक्चुअल क्लैरिटी कम थी और प्रोपेगेंडा ज्यादा था। वीबीजी राम जी बिल को लेकर के ऐसे क्लेम्स डाल दिए गए जैसे सेंटर ने मनरेगा को रिपेल कर दिया हो, जैसे कर्नाटक को इकोनॉमिकली सप्रेस किया जा रहा हो और जैसे दिल्ली में बैठकर स्टेट्स को सांस लेने से रोका जा रहा हो। गवर्नर के पास दो ऑप्शंस थे अब, या तो वो इन सब बातों पर चुपचाप अपनी स्पीच में बोल देते या फिर इस मिस इन्फॉर्मेशन को एंडोर्स करने से मना कर देते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से कहानी को घुमाने के लिए कूद पड़े मोहम्मद जुबैर, जिन्हें लोग फैक्ट चेकर कहते हैं। एक ट्वीट, एक नरेटिव और एक वर्ड पकड़ लिया गया, पैटर्न। जुबैर मियां कहते हैं कि आप पैटर्न देख पा रहे होंगे। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक गवर्नर्स वर्कआउट कर रहे हैं। इनको हर चीज में पैटर्न दिखता है भैया। अब जुबैर मियां, पैटर्न हमें तो कम दिखा, लेकिन आपका सिलेक्टिव अप्रोच बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि जिस तरह से यही राज्य सरकारें देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे हमले कर रही हैं, उसके बाद भी अगर आपको बस गवर्नर्स के वर्कआउट्स दिख रहे हैं तो फिर एक बार फिर से बस आप प्रोपेगेंडा ही फैला रहे हो। चलिए पहले कर्नाटक वाले मुद्दे को प्रॉपर्ली समझते हैं कि ये क्या है। गवर्नर्स एड्रेस में वीबीजी रामजी एक्ट को मनरेगा का डिसमेंटलिंग बताना सीधा सीधा मिस इन्फॉर्मेशन है। ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि एक अपग्रेड है। मनरेगा के अंदर जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी जैसे कि करप्शन, डिलेड पेमेंट्स और इनएफिशिएंसी, उन्हीं को एड्रेस करने के लिए बिल को डिजाइन किया गया है। इसमें गारंटीड वर्क डेज को 100 से बढ़ा करके 125 कर दिया गया है। वेज पेमेंट्स को 15 दिन के साइकिल से निकाल करके वीकली पेमेंट मॉडल पे लाया गया है और सेंटर स्टेट फंडिंग को 60:40 के रेशियो में क्लियरली डिफाइन किया गया है ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। रूरल एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ रोजगार तक लिमिट ना रख करके सस्टेनेबल एसेट क्रिएशन और विकसित भारत 2047 के लॉन्ग टर्म विजन से जोड़ा गया। इसके बावजूद भी कर्नाटक सरकार ने स्पीच में यह बोल दिया कि सेंटर कर्नाटक को इकोनॉमिकली सप्रेस कर रही है। अब वो अलग बात है कि सेंटर हर राज्य को फंड अलोकेशन पॉपुलेशन नीड्स और फिस्कल पैरामीटर्स के बेसिस पर करती है, किसी पार्टी के मूड से नहीं। देखिए, कर्नाटक को जो मिलना है वही मिलता है, लेकिन कर्नाटक सरकार इसको भी वेंडेटा कहने लगती है। दोस्तों, सच तो यह है कि जब बात कर्नाटक गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी की आती है तो रिकॉर्ड ज्यादा कुछ खास नहीं दिखता इनका। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के टाइम पर 40% कमीशन स्कैम का शोर मचाया गया था। आरोप लगे थे कि हर प्रोजेक्ट में 40% कट लिया जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस सरकार खुद पावर में आई और उसने अपने ही लोगों से रिपोर्ट्स और पैनल्स बनवाए तो उन रिपोर्ट्स में ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला जिससे इस 40% स्कैम को सच साबित कर सके। मतलब जो बड़ा घपला बताया जा रहा था उसके पक्के सबूत खुद सरकारी जांच में सामने नहीं आए। अब भैया, जब यही बातें आप स्पीच का हिस्सा बना देंगे और गवर्नर से एक्सपेक्ट करोगे कि वो एज इट इज आपको रोबोट की तरह बोलना शुरू कर दे, तो सवाल ये है कि क्या गवर्नर सिर्फ एक रबर स्टैंप है? इसमें एक खास चीज कांग्रेस एमएलएस के बिहेवियर को लेकर भी आती है। गवर्नर के एड्रेस के दौरान शेम शेम के नारे, हैकलिंग और ड्रामा। अब आते हैं जुबैर के पैटर्न पर। जुबैर मियां, अगर सच में आपको पैटर्न देखना है तो थोड़ा लेंस वाइडन करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में तृणमूल गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सेंट्रल एजेंसी जैसे कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन से ब्लॉक करना, फेडरलिज्म के नाम पर प्रोब्स को रोक देना और जब सेंटर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड करे तो उसे फेडरलिज्म पर अटैक बोल देना। स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर फेलियर्स पर कोई फैक्ट चेक नहीं होता। गवर्नमेंट कुछ बोले तो आउटरीच। तमिलनाडु में डीएमके सरकार का अप्रोच भी अलग नहीं है। नीट जैसे नेशनल एग्जाम के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको अपहोल्ड कर चुकी हो। हर रूटीन लैंग्वेज पॉलिसी को हिंदी इंपोजिशन बोल देना और पॉलिटिक्स करना। गवर्नर रवि का बार बार उनके भाषण को बोलने से इनकार कर देना कोई स्टंट नहीं है, बल्कि तमिलनाडु सरकार का झूठा महिमा मंडन करने से इनकार है। लेकिन तमिलनाडु में जुबैर को इन स्टैलिन द्वारा सनातन के अपमान का पैटर्न कहां दिखेगा? केरल पर आते हैं। केरल में एलडीएफ गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किए। पीएम श्री स्कूल जैसे सेंट्रल स्कीम्स को सिर्फ ब्रांडिंग के चक्कर में ब्लॉक कर दिया गया, जिसका डायरेक्ट नुकसान स्टूडेंट को हुआ। फिस्कल मिसमैनेजमेंट इतना गंदा हो गया कि उधार मांगने की लिमिट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। फिर भी नैरेटिव यह है कि सेंटर केरल को टारगेट कर रहा है। अब इन्हीं सब के बीच गवर्नर अगर फिजूल की एंटी सेंटर चुगलियां करने से मना कर दे तो उसे ओवररीच बोल दिया जाता है। वापस कर्नाटक पे आते हैं। अब एमके स्टालिन ने इस कर्नाटक वाले इंसिडेंट के बाद में डिसीजन लिया है कि वो अगले पार्लियामेंट्री सेशन में गवर्नर के एड्रेस को लेकर के संवैधानिक अमेंडमेंट करने की मांग करेंगे और अपने साथ बाकी अपोजिशन पार्टीज को भी जोड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मांग के पहले वो अपने राज्य की प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करेंगे? क्या वो गवर्नर के साथ में अपने रिश्ते सुधार करके फेडरल स्ट्रक्चर की मर्यादा को जिंदा रखेंगे? सवाल तो यह भी है कि क्या स्टेट्स अपने भाषणों को कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी के साथ में यूज कर रही है? अगर भाषण का यूज सेंटर को गाली देने, नेशनल पॉलिसीज को डिस्टॉर्ट करने और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए होगा तो इस तरह के वर्कआउट्स और ये फ्रिक्शन नेचुरल है।
संविधान बदलने से पहले अपने राज्य फिक्स करना ज्यादा जरूरी है। ये कहानी गवर्नर वर्सेस स्टेट की नहीं है, ये कहानी सच, मिस इन्फॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशनल रेस्पेक्ट की है। मजबूत राज्यों के लिए मजबूत सेंटर जरूरी होता है और दोनों के बीच में ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। बाकी जुबैर मियां को तो हम सिलेक्टिव फैक्ट चेकिंग के लिए जानते ही हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी जानते ही हैं, तो उनको हम इसी तरीके से रगड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द पैम्फलेट। और हाँ, आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए द पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।